मेरे साथी अश्विनी चौबे जी, डॉक्टर गुलेरिया और सभी हमारे एम्स परिवार के वरिष्ठ साथीगण, मैं जानता हूं कि आज वर्किंग डे भी है, ओपीडीज़ वगैरह भी ऑन है और ये बड़ा क्रूशियल टाइम है 11 बजे का। बहुत सारे मरीज़ आप सबके आपकी प्रतीक्षा में भी बैठे हैं, इसलिए बहुत लंबी बात मैं नहीं करता, सिर्फ संक्षिप्त में ही आज आपको बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। बहुत लंबे समय से ये जो कार्यक्रम है इसकी प्रतीक्षा हो रही थी और कोविड के कारण इसको हम लोग टाल भी रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा से आज ये कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। हमारी एम्स की ओपीडी भी कुछ दिन पहले कोविड काल में ही प्रारंभ हुई है और इस बार बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को जो नया ओपीडी ब्लॉक बना है स्टेट ऑफ द आर्ट, उसमें काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। इस बात का भी मुझे संतोष है कि इस ब्लॉक को श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर जी की पवित्र स्मृति के साथ जोड़ा गया है और विशेषकर एम्स के प्रेसिडेंट के रूप में उनकी स्मृति के साथ जुड़े हुए इस बिल्डिंग को लोकार्पण करने के कार्यक्रम में जुड़ने की मुझे विशेष खुशी है, क्योंकि वो एम्स की पहली प्रेसिडेंट थी, 10 वर्ष एम्स की प्रेसिडेंट रही और बहुत सारे अपने जीवन के अंतिम समय तक बहुत सारे प्रतिष्ठित संस्थानों की, चाहे वो रेड क्रॉस हो, चाहे वो सेंट एम्बुलेंस हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन हो, बहुत सारी प्रतिष्ठित संस्थाओं की एम्स की जिम्मेदारी छोड़ने के बाद भी वो अंतिम समय तक उस तरह के काम करती रही। उनका जीवन भी एक बहुत प्रेरणा का केंद्र रहा है। जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में उनका कंट्रीब्यूशन है और जलियांवाला बाग के बाद किस प्रकार से उन्होंने उस ट्रेजेडी को अपने आँखों से देखा, उसके बाद कैसे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर वो कूदी। तो एम्स के लिए ये सौभाग्य की बात है कि ऐसी महिला वो एम्स की पहली प्रेसिडेंट रही हैं। ये कार्यक्रम भी आज डॉक्टर रामलिंगा स्वामी जी के स्मृति से जुड़े हुए इस कॉन्फ्रेंस हॉल में हो रहा है। वो भी एक बहुत उच्च क्वालिटी के डॉक्टर, जीनियस, रिसर्चर और बहुत ही उच्च श्रेणी के व्यक्तित्व थे। और मुझे आज मैंने जब उनकी तस्वीर देखी तो बहुत सारी पवित्र स्मृतियाँ जो उनके साथ मैंने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उस ज़माने में उनका बहुत विषयों पे बहुत अच्छा कुशल मार्गदर्शन और प्रेम और सब कुछ मुझे मिला। तो मुझे अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में आकर, और ख़ासकर ये दोनों प्रसंग जिसके कारण दो महान लोगों के साथ इस कार्यक्रम को हम लोगों ने जोड़ा भी है। डॉक्टर गुलेरिया ने भी बहुत विस्तार से उस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के बारे में चर्चा की है और मेरे साथी चौबे जी ने भी सारे देश में हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स का जो कोविड में कंट्रीब्यूशन है और उसमें भी जो एम्स का एज एन इंस्टीट्यूशन जो कंट्रीब्यूशन रहा है दूसरे सभी एम्स को साथ में जोड़कर, उसके बारे में जो उल्लेख किया है वो हम सबको अत्यंत संतोष भी देता है, प्रसन्नता भी देता है।
अभी कोविड के ख़िलाफ़ जंग की जो लड़ाई है उसको लड़ते हुए हम सबको 6 महीना तो हो गया है, और ये भी नहीं पता कि अभी कितने दिन और ये जंग हमें लड़नी है। ये भी हम सब जानते हैं कि जो कोविड से प्रभावित होता है वो तो एक बार इलाज के बाद 2 हफ्ते में जब ठीक हो जाता है तो वो कोविड से एक प्रकार से इम्यून हो जाता है कोविड के अटैक से। लेकिन हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या हमारे दूसरे पैरामेडिक्स हैं, दूसरे साथी हैं, उनको तो जब तक कोविड है तब तक कोविड के मरीज़ों के साथ, उनकी उपस्थिति के साथ जो है उनको, और उसके रिस्क के साथ जो है उनको जो काम करते हुए जीना है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि शायद पिछले अनेकों वर्षों में जितनी बड़ी संख्या के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल्स और हमारा पूरा जो उनसे जुड़े हुए और दूसरे कोरोना वॉरियर्स जिनको हम लोगों ने नाम दिया, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या के अंदर इस यज्ञ में अपनी प्राणों की आहुति भी दी है। तो ऐसे अवसर उनकी सबकी पवित्र स्मृति को नमन करने के भी अवसर हैं। और मैं हृदय से ऐसे सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स की पवित्र स्मृति को प्रणाम करता हूँ। ये मेडिकल हमारा जो प्रोफेशन है उसने जिस प्रकार से इस लड़ाई को लड़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि दुनिया में इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी शायद हर पैरामीटर के ऊपर हम लोग दुनिया के किसी भी दूसरे देश से बेहतरीन प्रदर्शन करने का दावा कर सकते हैं। आज भी अभी मैं देख रहा था अपने टेलीफोन में, तो मैंने देखा कि हर रोज़ स्थिति में परिवर्तन होता है और जो पहले दिन का डाटा होता है उससे बेहतर डाटा अगले दिन का होता है। आज हमारा फैटेलिटी रेट 2.57 हो गया, रिकवरी रेट 63.25 हो गया। रोज़ शाम को हम 7 बजे देखते हैं कि कितने लोग देश में वेंटिलेटर पे थे, ऑक्सीजन पे थे या आईसीयू में थे। तो मैंने देखा शायद कल शाम को, आज सुबह का डाटा है, उसमें सबसे कम लोग जो है वो वेंटिलेटर पर थे या ऑक्सीजन पे थे या आईसीयू में थे। 2% से भी कम हो गए आईसीयू बेड्स पर, या 3% से भी कम ऑक्सीजन में। 0.32% केवल जो है वेंटिलेटर पर है। और अभी जिन लैब्स के बारे में चर्चा की, तो वो दिन भी याद है कि जब एक लेबॉर्ट्री सारे देश में थी। मुझे वो दिन भी याद है कि ये वायरस का टेस्ट करने के लिए स्वैब को जो है वो शायद सीडीसी अटलांटा में या कहाँ पर भेजा जाता था। और आज मतलब हर 2 घंटे के बाद नंबर बढ़ा हुआ मिलता है। आज सुबह 1234 लेबॉर्ट्रीज़ हो गई हैं। परसों हमने लगभग 2.25 लाख टेस्ट किए थे, कल हम लोगों ने 3.25 लाख टेस्ट कर दिए हैं। और हम लोग रुके नहीं हैं यहाँ पर। ख़ासकर जो पैथोलॉजी से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं उनके लिए विशेष ये हमने उनकी भी अभी स्टेट ऑफ द आर्ट स्मार्ट लैब को देखा है। झज्जर में भी जाकर वो स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री जो 60,000 सैंपल, यहाँ पर 2 लाख सैंपल्स रोज़ टेस्ट होते हैं, वो देखी थी। तो यहाँ रुके नहीं हैं। 1 मिलियन टेस्ट तक हम आगे जाने की इच्छा भी रखते हैं, उसके हिसाब से योजना भी रखते हैं, और उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए अगले 12 हफ्ते में तेज़ी से प्रयास भी कर रहे हैं।
और जैसा डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि एक स्टेज पे हम लोगों ने सारे जितने भी एम्स हैं देश में, इनको सबको ये जिम्मेदारी दी कि आप सब लोग मिलके मेडिकल कॉलेजेस के साथ कोऑर्डिनेट करिए, बाकी लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करिए, इंस्टेड ऑफ वन इंस्टीट्यूशन, वो भी आपके कैंपस में ही है ICMR भी, वो मेंटर करे तो सारे एम्स मिलके मेंटर करें, सारे एम्स मिलके प्रयास करें, तो देखते वो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से संख्या बढ़ रही है। और लगातार ऐसा नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे हम कोविड के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है उसमें विजय की दिशा में बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसमें हम सबका बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। एम्स क्योंकि एक भारत के हेल्थ केयर का एक प्रकार से दुनिया के सामने शोकेस करने का एक लिविंग उदाहरण कम से कम परसीव किया जाता है, माना जाता है। तो उस नाते मैं समझता हूँ कि ऐसे अवसर जब कुछ भी नई डेवलपमेंट्स होती हैं तो हम सब के लिए भी वो एक प्रकार से नए सिरे से थिंकिंग, इंट्रोस्पेक्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, नए इनोवेशंस, नए रेडिकल रिफॉर्म्स अपने सिस्टम्स के इम्प्रूवमेंट में इत्यादि, इस प्रक्रिया को हर समय ऑन रखना चाहिए। और मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी जो बिल्डिंग है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होने से वो बेहतरीन नहीं होती। जब उसके अंदर जो सर्विसेज होती हैं उनमें जो बाकी सारे एंगल्स होते हैं वो जब स्टेट ऑफ द आर्ट हो जाते हैं, उसमें संवेदनशीलता से लेकर और व्यवहार कुशलता तक, और जिसमें हमको इस बात में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले कि किसी को भी कोई भी तकलीफ़ किसी तरह की ना हो, और एक प्रकार से जैसे ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन होता है, ऐसे ज़ीरो टॉलरेंस टू एनी एगनी ऑफ एनी पेशेंट इन एनी फॉर्म, इसको हम बड़ा अपना एक गोल बनाएं। और उस नाते मुझे लगता है क्योंकि आप लोग सब भाग्यशाली हो कि इस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ में आपको काम करने का मौका मिलता है। जो लोग दूर दराज में गांव में काम करते हैं, आदिवासी इलाकों में काम करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे काम करते हैं, वो भी हम ही लोगों की तरह किसी न किसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ के डॉक्टर बने हैं। उनको शायद वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती जो हम लोगों को मिलती हैं। और उस नाते हम लोगों को मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ इस बात का चिंतन अवश्य करना चाहिए। हम लोग बहुत बड़े लेवल तक फैसिलिटीज़ और सुविधाएं लोगों के लिए प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर सभी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि आप सब लोग भी अपने अपने सिस्टम्स के अंदर चिंतन करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग्स करिए, अपने जूनियर लोगों के साथ करिए, और जितने भी सबसे जूनियर लोग हैं उनके साथ सबसे सीनियर लोगों का एक अच्छे क्वालिटी का संवाद होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी की ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। कैसे जो अभी भी बची हुई तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन की हो सकती है, कुछ डिपार्टमेंट की हो सकती है, कुछ मरीज़ों की हो सकती है, कुछ मरीज़ों के रिश्तेदार की हो सकती है, कुछ जो भी एम्स में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं उनकी हो सकती हैं, कुछ वेटिंग लिस्ट से जुड़ी हो सकती हैं, तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो डायग्नोसिस जब हम अगर मरीज़ की कर सकते हैं, उसकी बीमारी की कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी जो चीज़ें हैं उनकी डायग्नोसिस के ऊपर भी बहुत गहराई और गंभीरता से चिंतन होना चाहिए। मेरा अपना 27 वर्ष का जो पब्लिक लाइफ का तजुर्बा है कि जो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान ब्रेनस्टॉर्मिंग से होता है, आपस में चिंतन करने से होता है। चिंतन में से ही बहुत अच्छे अच्छे सुझाव निकल के आते हैं, और सुझाव देने के लिए ये आवश्यक नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ही बड़ा सुझाव या अच्छा सुझाव दे सकता है। कोई साधारण आपका जूनियर रेजिडेंट भी आपको बहुत अच्छा सुझाव दे सकता है।
लेकिन उनको इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। और उस नाते आप सब आज हम लोग आगे आने वाले समय में कभी कोई खुली ब्रेनस्टॉर्मिंग इस तरह की भी सब लोगों के साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप ये मत समझिए कि एम्स को और ऊंचाइयों पर ले जाने की जिम्मेदारी केवल एम्स के अंदर जिनको जिम्मेदारी पे बिठाया उनकी है, सबकी हमारी है। और हम हमारे डिपार्टमेंट के लिए नया नॉर्मल, नया बेटर मैनेजमेंट का तरीका, नए इनोवेटिव तरीके उनको आप पैदा करिए, बताइए, बनाइए, शेयर करिए हमारे साथ। जो भी अपने अपने लिए कोई अच्छे अच्छे तरीके डिवाइस करेगा तो आई कैन अश्योर यू कि इफ़ दे आर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, तो आपके सारे इनोवेशंस को इम्प्लीमेंट करने में हम आपके साथ खड़े हैं। उसके लिए इंतज़ार मत करिए कि कोई बड़े फ़ैसले जो है वो सारे लोग मिलके जब करेंगे, जब सब लोग सब कुछ करेंगे तभी होगा। आप में से कोई भी जो है मशाल को अपने हाथ में लेके अपने अपने सिस्टम में कुछ ना कुछ, क्योंकि जहाँ तक हम पहुँच गए इससे आगे जाने के लिए कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रेडिकल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा क्या हो सकता है उसकी मैं अभी यहाँ चर्चा नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब जब एक बार ये सोच लोगे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, और जो समस्याएं लगातार इतनी मेहनत के बाद, इतनी आपकी सबकी तपस्या और प्रयास के बाद, इतने पैसे खर्च करने के बाद, इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें मिलने के बाद भी लोगों को अगर कुछ भी समस्या रहती है, एक भी रहती है छोटी सी भी, तो उस समस्या का समाधान हमारे को और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। हमारे मन में इच्छा अगर है तो सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उसके कारण लोगों की तकलीफ़ दूर हो सकती है। तो आज के इस अवसर पर ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहता, लेकिन ये एक शुरुआत हो गई है कोविड के दौरान ही। डॉक्टर साहब जब मुझे मिलने आए थे, मैं एम्स का प्रेसिडेंट बना था 2019 में, तो हम लोगों ने उस समय टारगेट तय किया था कि ये नवंबर दिसंबर तक ये सारे जो बिल्डिंग्स हैं इनको इनॉग्रेट करेंगे। इनमें देरी हुई है, उसमें कोविड का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, लेकिन खाली कोविड नहीं है, इस मेरे को लगता है कि सब लोगों को मिलके इसको पुश करना होगा। अभी जो 3 और बड़ी बिल्डिंग्स को इनॉग्रेट होना है, मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में उसको टारगेट करना चाहिए दिवाली तक। और ख़ासकर जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ वाली बिल्डिंग है, अभी हम लोग मंत्रालय में भी इस संकल्प को और इस ड्रीम को लेके काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में मैटरनल मोर्टालिटी क्यों होनी चाहिए। अगर दुनिया के अंदर अधिकांश देशों में नहीं होती तो एक गर्भवती माँ के लिए जो है प्रेग्नेंट होना, वो उसके लिए अभिशाप क्यों बनना चाहिए। अनलेस कि कोई एकदम अवॉइडेबल, मतलब अनअवॉइडेबल है रीज़न, उसको छोड़ के किसी भी कारण से मैटरनल मोर्टालिटी देश में क्यों होनी चाहिए। इतने सालों बाद भी प्रेग्नेंट वुमेन एनीमिक क्यों होनी चाहिए। अंडर 5 और जो भले ही हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की अभी भी गुंजाइश है। इतना बड़ा रॉबस्ट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, तब भी 80% बच्चों को वैक्सीन मिलती है, 20% फ्री में वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है जो मदर एंड चाइल्ड का जो सेंटर है, जहाँ 2 प्रमुख डिपार्टमेंट काम करेंगे, ये खाली ये एम्स की ओपीडी के नाते मैं इसको नहीं देखता। मैं सोचता हूँ कि ऐसे जो एम्स के सेंटर्स हैं, दे हैव टू बिकम लीडर्स फॉर you see disseminating advice, energy and guidance for the programs of the country, जहाँ कि हम MMR और इन सब चीज़ों के बारे में गहराई से देखें। जो बाकी 2 सेंटर्स हैं सर्जरी के और एल्डरली केयर के, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बुज़ुर्गों को स्पेशलाइज्ड ढंग से हम इलाज कर पाएँ, उनके लिए स्पेशलाइज्ड अटेंशन दे पाएँ,
हमने तो 25 साल पहले दिल्ली के कई अस्पतालों में संडे क्लिनिक्स इसीलिए शुरू किए थे, और पहला संडे क्लिनिक डॉक्टर ब्रुंसलैंड ने आके इनाग्रेट किया था जब वो WHO के अंदर बाद में इतनी बड़ी DG बनी। तो ये तीनों चारों सेंटर्स जो हैं इनका बहुत बड़ा महत्व है। और साथ में जो एम्स का झज्जर का सेंटर है उसको भी मुझे 2 बार देखने का मौका मिला। एक बार नॉर्मल परिस्थितियों में देखने का मौका मिला, एक बार कोविड के अंदर जाके देखने का मौका मिला। वो भी बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जितनी बड़ी हमें जगह मिली हुई है उसके ऊपर जिस तरह के हमें प्रोजेक्ट्स बना के जल्दी से जल्दी उनको इम्प्लीमेंटेशन के गियर में मोड में डालना चाहिए, उस पर भी बहुत सारे काम होने की ज़रूरत है। तो इन सारे विषयों पर आप सब लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि आप चिंतन की प्रक्रिया शुरू करिए, और जो भी आपके मन में विचार आते हैं, सुझाव आते हैं, इसको अपने इंस्टीट्यूशन को देश का नहीं अपितु दुनिया के अंदर बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में, OPD के अंदर दुनिया के अंदर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अभी उसमें, और हमारी प्रैक्टिस में अभी क्या गैप्स हैं, वो गैप्स कैसे भरे जा सकते हैं। आप पूरे एम्स का मान लीजिए नहीं जिम्मेदारी ले सकते, लेकिन आप अपने डिपार्टमेंट की ले सकते हैं। अपने अपने डिपार्टमेंट्स को आप रोल मॉडल की तरह डेवलप कर सकते हैं, जो आगे दूसरे लोग भी एम्यूलेट कर सकें, और फिर वो एम्स के लिए जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डेवलप हो जाए। तो आज तो यही मुझे कहना है। ये कोविड के लिए बहुत मेहनत हुई है। उधर मुझे ट्रॉमा सेंटर में भी देखने का मौका मिला, कोविड वगैरह के मरीज़ों को, बहुत सारे मरीज़ों के इलाज को फॉलो भी करने का मौका बहुत क्लोजली मिला है। कोविड के कारण कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हादसे भी हुए हैं एम्स में पिछले समय में, और सबसे ज़्यादा जो कष्टदायक था वो तो हमारे यंग रेजिडेंट की जो अभी मृत्यु हुई, वो भी बहुत कष्टदायक है। और उनकी मृत्यु के अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें हमको समझने और उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी गुंजाइश हो सकती है। उसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली हमको समझना होगा। हमने उनकी माताजी से बहुत लंबी बात की टेलीफोन पे, तो उनको एक बात का कष्ट था कि जब मेरे बच्चे ने सुसाइड किया और वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, तो शायद 10-15 मिनट तक उसको अस्पताल तक ले जाने के लिए अस्पताल की एम्बुलेंस का इंतज़ार करते रहे, नहीं आई। बाद में वो सिक्योरिटी की गाड़ी के अंदर गया। मैं जानता हूँ कि उसकी मृत्यु तो शायद उसी समय हो गई होगी जब उसने 10वीं मंजिल से छलांग लगाई होगी। लेकिन ये चीज़ें तो छोटी हैं, कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बड़ी भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। और छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं जो हमारी वर्किंग के अंदर, जिन पे जब तक हम सब लोग मिलकर बहुत मेटिकुलसली उनको मॉनिटर नहीं करेंगे, ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट्स जिनके पास जो जो जिम्मेदारी है वो उसकी निटी-ग्रिटी में गहराई में नहीं जाएंगे, तो जो छोटे छोटे इनपुट से जो बड़े रिफॉर्म जो है हो सकते हैं, जो सिस्टम में एकदम प्रॉब्लम फ्री सिस्टम क्रिएट हो सकता है, उसको करने के लिए कोई बड़ा कोई हरक्यूलियन टास्क नहीं है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर चीज़ को थोड़ा सा गहराई से समझा जाए, उसके अंदर उसकी तकलीफ़ का डायग्नोसिस किया जाए, तो उसका समस्या जो है का समाधान जो है होना वो बहुत कोई कठिन नहीं है। तो आपसे सबसे मेरी यही विनती है कि एम्स का जो लेवल है, इसका जो स्टेटस है, इसकी जो गरिमा है, इसकी जो इज़्ज़त है, उसको और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आप सब व्यक्तिगत तौर पर क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसकी एक प्रक्रिया शुरू करिए। आपको बहुत बहुत बधाई है कि एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट जगह पे अब आपको काम करने का मौका मिलेगा। आगे भी इसको एम्स को और आगे कैसे लेके जाना है, इसके लिए भी हम लोग
चिंतन करते रहेंगे। आप सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसी बात की भगवान से कामना करते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।